बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग लेप्रोसी पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। आज का टॉपिक है DPMR, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। तो पिछला चैप्टर में हम डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये दूसरा चैप्टर, इसका दूसरा भाग होता है मेडिकल रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास। लेप्रोसी के केस में रोगी का जितना महत्व ट्रीटमेंट में है, जो उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं, उतना ही महत्व उसके पुनर्वास में होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि रोगी अपने आप को ट्रीटमेंट के बाद डिफॉर्मिटी पैदा वगैरह हो जाती है, समाज के लोग उसको भेदभाव के दृष्टि से देखते हैं। वो अपने आप को परिवार के लिए डिफॉर्मिटी पैदा हो जाता है, बीमारी भी वैसा है जो कि लोग भ्रांतियाँ के कारण उसको गलत समझते हैं। तो वैसे स्थिति में वह रोगी जो है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अपने आप को एक बोझ समझने लगता है कि हम इन लोग के लिए एक बोझ है, हम एक कलंक हैं, हम बेकार हैं, हमको जीना बेकार है। उसका सारा सपना टूट जाता है। वो जो बीमारी के पहले सोचा था हम बाल बच्चा को ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे, घर बनाएंगे, द्वार बनाएंगे, कमाएंगे, ये वो 12-17 जो भी ABCD सब आदमी का सपना होता है, उसका सारा सपना टूटता नजर आता है। तो ऐसे स्थिति में हम उसको अगर पुनर्वास देते हैं, उसको ये समय मदद करते हैं, पुनर्वास देते हैं, तो उसका सपना सच होना में उसको मदद करते हैं। तब उसमें कुछ जागृति पैदा होती है। उसके पहले अब हम समझ लेते हैं कि पुनर्वास आखिर है क्या। तो पुनर्वास एक प्रक्रिया है जिसमें रोगी का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसायिक स्थिति को इम्प्रूव करते हुए, सामाजिक स्थिति हो गया, शारीरिक स्थिति में जो विकृति पैदा हुआ, क्षति हुआ, सामाजिक में, आर्थिक में, व्यवसायिक हुआ, मन के तरह मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, इसमें जो परिवर्तन हुआ, ये सब सारे स्थिति में जो क्षति हुआ उसमें सुधार लाते हुए उसको पूर्व की अवस्था में स्थापित कर देना ही पुनर्वास करता है। यानी जो पहले की स्थिति था, बीमारी होने के पहले का जो स्थिति था, जो उसका सोच था, सपना था, उसमें उसको मदद करना, उसको पुनः उसी ढंग से स्थापित कर देना, ये हम पुनर्वास कहते हैं। अब रही बात कि इसमें हम लेप्रोसी के केस में क्या कर सकते हैं। तो लेप्रोसी के केस में हम 4-5 प्रकार के पुनर्वास हम उसको दे सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, पुनर्वास ये है शारीरिक पुनर्वास। सबसे पहला ये है शारीरिक पुनर्वास, हम उसको दें। शारीरिक पुनर्वास में क्या होता है कि ये सब बीमारी में आफ्टर ऑल डिफॉर्मिटी पैदा होती है, क्लॉ हैंड हो जाता है, क्लॉ टॉ हो जाता है, हाथ झूल जाता है, लेगोथेलमस होता है, यानी उसको आँख से पलक बंद नहीं होता है, नतीजा है आगे चल के आँख डैमेज हो जाता है, अंधापन होता है। फुट ड्रॉप हो गया, पैर फेंका रहा है, ये सब टाइप की विकृति पैदा होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, नाक भी धंस जाता है। तो ये सब स्थिति में हम क्या करते हैं, अभी गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है, किए हुए है, हम उसको RCS रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा, एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है या प्लास्टिक सर्जरी होता है या फिर उसको कृत्रिम अंग देकर, मुख्य रूप से आर्थिक यदि RCS कह लीजिए, RCS में होता है कि झूल गया वो भी ठीक हो जाता है, अंगली ऐसे हो गया वो भी ठीक हो जाता है, पैर फेंका रहा है वो भी ठीक हो जाता है, पैर का अंगली टेढ़ा हो गया वो ठीक हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो शरीर में उसका विकृति पैदा हुआ, क्षति पैदा हुआ, जिसके चलते वो अपने आप को निकम्मा, आवारा, परिवार के लिए बोझ समझने लगता है, अगर ये सब सारी स्थिति माने शरीर के स्थिति में उसका RCS के द्वारा, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा या
फिर कृत्रिम अंग देकर उसको अगर हम सुधार कर देते हैं तो रोगी में एक हौसला पैदा होता है। वो अपने आप को फिर समझने लगता है हम एज ए नॉर्मल आदमी हैं। हम कई एक केस का उदाहरण देंगे। मेरे यहाँ 34 केस वैसा है जिसका हाथ पैर फेंका रहा था, अंगुली टेढ़ा हो गया था, आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा था, आज के तारीख में एक आम जिंदगी वो जी रहा है। दूसरी बात है सामाजिक पुनर्वास। अब देखिए सामाजिक पुनर्वास, इसका भी एक अहम रोल होता है। इस बीमारी में सबसे बड़ी बात होती है कि समाज के लोगों में एक भ्रांति पैदा होती है कि ये पूर्व जन्म का पाप है, निश्चित तौर पे कुकर्म किया होगा, ये अच्छा आदमी नहीं है। लोग इसके साथ भेदभाव करते हैं। कोई भी सामाजिक गतिविधि होती है, सामाजिक कार्य होता है, मंच पर संचालन ये वो कहीं पर भाषण देने का, उसको कहता है दूर हो, इसको हटा के रखो, इसको ये करो वो करो। कहने का मतलब उसको भेदभाव करता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। अब उसमें अगर हम सामाजिक पुनर्वास देते हैं, सामाजिक पुनर्वास मतलब समाज में उसको स्थान हम देते हैं, तब उसको लगता है कि हम सही हैं। इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, अभी कर रही है, आपका आईसी हम लोग मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, कार्यक्रम करते हैं कि यह एक मात्र बीमारी है, किसी भगवान का मतलब दिया हुआ पाप शराप वगैरह नहीं है। सभी बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण होती है। ये लोगों को हम प्रचार प्रसार करके समझाते हैं। ऐसे अभी गवर्नमेंट 30 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ दिवस। अब भारत में क्या होता है, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें भारत सरकार क्या करती है, एक पखवाड़ा 15 दिन के लिए इस विश्व कुष्ठ दिवस को स्पर्श कुष्ठ पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं। स्पर्श कुष्ठ कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं, जो 15 दिन का कार्यक्रम चलता है, ये पखवाड़ा वाला प्रोग्राम है। इसके तहत में क्या करती है गवर्नमेंट, इसके तहत में कोई भी विद्यालय, कोई भी इंस्टीट्यूट समाज में, आपका कोई पंचायत में, वार्ड में, स्कूल में, सरकारी संस्थान में, वहाँ के मुख्य आदमी के द्वारा, अब पंचायत में है तो मुखिया के द्वारा, वार्ड में है तो वार्ड काउंसलर के द्वारा, ये स्कूल में है तो प्रधानाध्यापक के द्वारा, और भी कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी कार्यालय, सीएस कार्यालय तो सीएस के द्वारा, एसएमओ कार्यालय तो एसएमओ के द्वारा, शिक्षा विभाग का है तो डीओ के द्वारा, मैंने वो जो संस्थान के प्रमुख हैं उनके द्वारा उनके संबंधित कर्मचारियों को के साथ खड़ा होकर एक सभा की जाती है, जो 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा की सभा होती है। 15-20 मिनट का मुख्य रूप से एक सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा में क्या होता है कि प्रमुख के द्वारा एक संकल्प पत्र पढ़ा जाता है। संकल्प पत्र क्या होती है, संकल्प पत्र में यही होती है कि यह एक बीमारी है, मतलब सामाजिक भ्रांतियाँ जो है उसमें ये लिखा हुआ रहता है, ये बीमारी है, इससे हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, सामाजिक भ्रांतियाँ के रूप में उसको पढ़ा जाता है। उसमें 5-6 वो पेज रहता है, उस सामाजिक भ्रांतियाँ के बारे में होती है। वो प्रमुख के द्वारा पढ़कर बताया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, जिसको संकल्प पत्र कहते हैं। उसके बाद फिर एक शपथ पत्र पढ़ा जाता है और लोगों से शपथ लिया जाता है, वोट लिया जाता है कि आज से हम शपथ लेते हैं कि इसके साथ यानी कुष्ठ रोगी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कुष्ठ रोगी को जो भी सरकारी योजना है उसको सहायता माने देने में उसमें मदद करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि समाज में उसको बढ़िया स्थान देंगे, ऊंचा स्थान देंगे, ये शपथ दिलाया जाता है। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो 15 दिन चलता है। तीसरी बात है ये व्यवसायिक व आर्थिक पुनर्वास। व्यवसायिक और आर्थिक पुनर्वास है। व्यवसायिक और आर्थिक पुनर्वास में क्या होता है, रोगी का तो शारीरिक क्षति हुआ उसको आप पूरा कर लिए, सामाजिक क्षति है तो उसको पूरा कर लिए। अब रही बात कि थोड़ा बहुत उसका आर्थिक क्षति भी
होता है उसको भी पूरा करना, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि उसका भी एक सपना रहता है कि हम बाल बच्चा को पढ़ाएं, परिवार का भरण पोषण करें, पारिवारिक जिम्मेवारी निभाएं। इसमें सहयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट कर रही है, कुछ शताब्दी योजना के अंदर में एक प्रमाण पत्र देते हैं जिसके तहत में उसको 1500 रुपये प्रति माह हम लोग आर्थिक रूप से मदद देते हैं। उसके अलावे है एक पुष्ट परवरिश योजना है। पुष्ट परवरिश योजना के तहत में उसके सभी बच्चे को 1000 रुपये प्रति माह हम देते हैं, 18 साल तक में सरकार देती है। इसको पुष्ट परवरिश योजना कहते हैं। उसके अलावे भी है कि अगर कम एज का है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत में उसको प्रशिक्षण देकर माने रोजगार उसको उपलब्ध कराते हैं। ये हो गया आर्थिक पुनर्वास। उसके साथ है कि अगर आदमी कमज़ोर है, कमज़ोर तो होता ही है, इस टाइप से जो मदद कर रहे हैं, उसमें क्या है, अभी आजकल DFIT के द्वारा, डेनियम फाउंडेशन के द्वारा जो है से रोगी को परिवार के भरण पोषण के लिए व्यवसाय करने हेतु कुछ आर्थिक मदद दिया जाता है, रोजगार करने में मदद दिया जाता है। 25,000 से 50,000 रुपया तक के मदद किया जाता है। उसके अलावे DFIT के द्वारा अगर उसका घर टूटा हुआ है, बर्बाद है, तो घर बनाने के लिए भी मदद किया जाता है। अगर उसका बच्चा है, पढ़ने लायक है, अच्छा बच्चा है, पढ़ने लायक है, तो पढ़ाई में भी मदद किया जाता है, जो DFIT अभी कर रही है। ये हो गया व्यवसायिक और आर्थिक पुनर्वास। अंतिम ये है आपका मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। मनोवैज्ञानिक पुनर्वास है कि आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, उसका मन अंदर से टूटा हुआ रहता है, उसको भय बना हुआ रहता है। अब उसमें मेंटली उसको इम्प्रूव करना है। अब जैसे कि सुने होंगे कि हनुमान जी एकमात्र हनुमान जी थे, लेकिन जब हनुमान जी के गुणगान किया जाता था कि आप में ये शक्ति है कि सूर्य भगवान को निगल सकते हैं, आप गंगे माने नदी को अथी कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं, पहाड़ को पूरा माथा पर चढ़ा के ले जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब उनको जब जागृत किया जाता था तब उनमें एक बहुत बड़ा शक्ति का शक्ति बनता था उनको। जस्ट लाइक इसमें भी है कि अगर हम रोगी को मेंटली शिक्षा देकर, उसको शिक्षित करके हम उसको ये बतावें कि तुम ऐसे आदमी हो, तुम हर इस बीमारी से हर ढंग से मुक्त हो गया, तुम ऐसे आदमी हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, इस टाइप से उसको मनोवैज्ञानिक पुनर्वास देकर हम उसका मेंटली उसको हम ठीक कर सकते हैं।